जी, एक हाँ। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वोट परसेंटेज की बात करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में अभी तक का जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से बीजेपी का वोट परसेंटेज अभी तक, मैं शुरुआती बात कर रही हूं, 50% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है और टीएमसी के खाते में लगभग 35% के इर्द गिर्द जो है वो वोट परसेंटेज जा रहा है। और अगर ये वोट परसेंटेज का मार्जिन इतना बड़ा रहता है तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि ये आंकड़ा जो है टैली है 165 पे नहीं ठहरने वाली है। फिर वो सुनामी की बात जो हम कह रहे थे, वेव वाले चुनाव की बात कर रहे थे, ममता वर्सेस जनता के चुनाव की बात कर रहे थे, अगर ये ऐसे ही रहता है वोट शेयर का गैप, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल थे उसमें भी वोट शेयर का गैप जो था 3 से 4% का दिखाया जा रहा था, तब भी सीटों में अच्छा खासा अंतर आ रहा था। लेकिन अगर ये वोट शेयर ऐसे ही बना रहता है 10% से ज्यादा का, तो निश्चित तौर पर जो बात आप प्रदीप जी कह रहे थे, लगातार बाकी तमाम लोग इतर थे आपसे, लेकिन आप इस बात पे कायम थे कि ये वेव वाला चुनाव है, सुनामी वाला चुनाव है। बिल्कुल। और अब जो ट्रेंड दिख रहा है, मुझे लग रहा है बीजेपी अगर 200 क्रॉस करे तो कोई आश्चर्य नहीं। जो इन राज्यों के स्थानीय चैनल्स हैं, उनको एक बार देखें, स्थानीय जो लोकल चैनल्स हैं बांग्ला के, सर वो क्या कह रहे हैं? सर, अभी तक बांग्ला के एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल ने 293 में से 166 सीटों का रुझान दिया है, जिसमें बीजेपी के खाते में 85 सीटें जा रही हैं, टीएमसी के खाते में अभी शुरुआत के ट्रेंड में 77 सीटें जा रही हैं। उन्होंने सिर्फ अभी 166 सीटों के ट्रेंड जो है डिस्क्लोज किए हैं। ट्रेंड लगभग दिशा यही है। हाँ जी, और लेफ्ट और कांग्रेस को भी 2-2 सीट दे रहे हैं। और तमिलनाडु के जो लोकल चैनल्स वो क्या कह रहे हैं? जी सर, जो रुझानों में टीवीके ने 100 का आंकड़ा वहां पर छू लिया है, 102 सीटों पर टीवीके आगे चल रही है और एआईडीएमके को 73 सीट वहां चैनल्स दे रहे हैं और डीएमके जो है 51 सीट से तीसरे नंबर की पार्टी। वो भी ट्रेंड लगभग वही है। बंगाल के चैनल रजत जी, मतलब वो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं, मतलब गैप बहुत ज्यादा नहीं बता गैप मतलब 10 से 15 सीटों का। अभी थोड़ी देर पहले तक वो 20 से 25 का था। थोड़ी देर रिलक्टेंस रहेगी, अभी एक आध घंटा और। लेकिन रजत जी, आपने जो बात कही ना कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर जो है रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए, मुझे जहाँ तक याद आ रहा, पहली बार देख रहा हूँ कि शुरुआती रुझान में वो रोलर कोस्टर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है कि अब ये नीचे हो गए, वो ऊपर हो गए। एक ट्रेंड जो शुरू हुआ वो लगभग वो कंटिन्यू होल्ड कर रहा है वो ट्रेंड। बिल्कुल, ये बहुत कम होता है कि शुरुआती तमिलनाडु में थोड़ा उलटफेर हमको देखने को मिला है, बाकी केरल में और पश्चिम बंगाल में और असम में वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा है जो शुरुआती दौर से था। और आप देखिए, जरा टैली पर नजर डालिए, अब तो सारे रुझान आ चुके हैं और 166 पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। मतलब वो 170 जो बता रहे थे देवेंद्र भी, सर ने भी बताया कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स 170 तक जाने की बात मानकर चल रहे हैं, तो 166 पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 122 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। भारी नुकसान है, 215 सीटें जीती थी ममता बनर्जी अपनी तीसरी सरकार बनाते वक्त, और इस वक्त आप देखें 2 घंटे की काउंटिंग के बाद सिर्फ 122 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। क्या 100 के आसपास कहीं जाकर के टीएमसी रुक जाएगी? ऐसा तो नहीं जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे वो मुमकिन होता दिखाई दे हमें, देवेंद्र? संभव सौरभ। और एक चीज जो बार बार कही जाती थी, जो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को कम बता रहे थे, कि बीजेपी 294 नहीं 215 पर ही लड़ रही है, लेकिन और 215 में से 148 सीट लाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें सौरभ, तो 68-69% के आसपास हुआ, मतलब 70% भी मान लें तो। जबकि बीजेपी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 149 सीट पे लड़के 132 पे जीत रही है, मतलब परसेंटेज वाइज 88%। गुजरात में 85%, मध्य प्रदेश में 70%। तो उनका जो जीतने का कन्वर्जन रिकॉर्ड है ना, वो कई स्टेट में बहुत हाई है। और उसके पीछे, जैसा कि शुरू में भी सौरभ मैंने कहा था, कि स्टार्ट करते हैं वो इलेक्शन को मैथमेटिक्स से और ले जाके ख़त्म करते हैं केमिस्ट्री पे। बंगाल का इलेक्शन भी पूरी तरह से मैथमेटिकल रहा, एक एक बूथ पे जहाँ आपकी ताकत है या ताकत जहाँ पोटेंशियल नज़र आ रहा है वहाँ पर बीजेपी ने ताकत लगाई। जहाँ उनको ये समझ में आ रहा था कि इस बूथ पे या इस क्षेत्र में मेहनत करके भी कोई फ़ायदा नहीं, उसको उन्होंने सीधे छोड़ा। बिल्कुल। और देवेंद्र, जो बात आप कह रहे थे कि छोटे छोटे अगर बात करें, वोट बैंक जो था, चाहे वो 2000 वोटों का हो, 5000 का हो, 7000 का हो, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि उसको भी साधा जाए और दिल्ली से या दूसरे स्टेट से अपने वो स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी वाले नेता वहां पर डिप्लॉय किए कि हमारे लिए 2000 भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और उसमें जैसा कि किसी को भी अगर ये कहिए कि रवनीत बिट्टू जो कि पंजाब के लीडर हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो बंगाल में जाके 20-20 दिन तक इलेक्शन कर रहे हैं, तो वो शायद एक बार हंसेगा कि वहाँ पर क्यों इतना बड़ा फैक्टर। जबकि स्थिति ये थी कि उनको ये कहा गया था कि जितने वहाँ पर जो सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं, उनको आपको टारगेट करना है। उसके लिए आप गुरुद्वारा जाइए। केंद्र में क्योंकि रेल के मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर रेल यूनियन बंगाल में बहुत मजबूत है, उनके लोगों से संपर्क है, तो इनफॉर्मल वे में उनसे मिलिए, उनको समझाइए।
तो एकदम से स्ट्रेटजी बना के ब्रिजवासी का कोई सांसद है, वहां पे जो ब्रिजवासी के लोग हैं उनके बीच चाय involve अड्डा जो करो, लगता है। यूपी बिहार वाले को उनको इन्वॉल्व करो। तो साउथ इंडिया सोचिए ना, तेजस्वी सूर्या कोलकाता में उतर रहे हैं प्रचार करने के लिए, क्यों? क्योंकि कुछ साउथ इंडियन वोट है तो उनके बीच आपको रिच करना है। तो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ बीजेपी ने रणनीति बनाई थी। और एक चीज का ध्यान रखा गया था कि जब इतने बाहरी लोगों को आप प्रचार के लिए लेकर जा रहे हैं तो ये सिर्फ जो इनका टारगेट ऑडियंस हैं उनके बीच ही कम्युनिकेट करें। ऐसा ना हो कि वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें और फिर बंगाली वर्सेस बाहरी वाला नैरेटिव चल जाए। तो ये सतर्कता बीजेपी ने बरती थी, जो कि पे करते नजर देखिए, आ रहा है। पूरे चुनाव में मैंने देखा कि बीजेपी के किसी एक नेता ने कोई उल्टा सीधा बयान नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं कह दी जिसको लेकर के ममता बनर्जी उसको बंगालियों के खिलाफ कोई इशू बना सके। तो ये जो केयरफुलनेस थी, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। 2 घंटे की काउंटिंग का जो रुझान है वो अब आपके सामने है। बात सबसे पहले बंगाल की ही करते हैं। 293 सीटों का रुझान आ चुका है। 164 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, 124 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर एनडीए की सरकार है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की आंधी चल रही है। बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर दिखाई दे रही है। असम की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी 100 सीटों की लीड पर दिखाई दे रही है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की ताकत यहां पर दिखाई दे रही है। तो 5 राज्यों के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी की ताकत दिखाई दे रही है। जो अंग बंग और कलिंग की बात करे थे, बिहार, उड़ीसा और अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 10 साल से जहां पर बीजेपी की सरकार थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जहां पर चुनाव लड़ा गया, वहां पर भी बीजेपी की वापसी होती दिखाई दे रही है। बाकी राज्यों में आप देखें तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है, लेकिन असम में वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। ये बीजेपी की ताकत असम में दिखाई देती है। लेकिन पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का वो किला, वो दुर्ग जो सबसे मजबूत था, वो उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 121 सीट पर इस वक्त टीएमसी आगे चल रही है, यानी कि 93 सीटों का नुकसान यहां पर टीएमसी को दिखाई दे रहा है। और अजय जी, ये बहुत बड़ा सेटबैक ममता बनर्जी के लिए होने जा रहा है अगर यही नतीजों में तब्दील हो रहा है तो। देखिए, ममता बनर्जी अगर ये चुनाव हारती हैं तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, नेशनल लेवल पर भी उनकी जो लीडरशिप है उसको धक्का लगेगा। वो फाइटर हैं, ये नहीं है कि वो आसानी से हार मान लेंगी, वो लड़ेंगी, इसके लिए किसी को ब्लेम करेंगी, सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन बाय एंड लार्ज पश्चिम बंगाल की जनता जानती है उसने किसको वोट दिया है, इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन 168 जो मैं पहले कह रहा था, मुझे बीजेपी के बड़े लीडर ने 170 कहा था, मुझे लगता है वो शायद भविष्यवाणी सच हो जाए। 170 सीटों पर बीजेपी आगे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुत्व के एजेंडे पर बार बार बीजेपी ये कह रही थी। शुभेंदु अधिकारी को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि हिंदू पोलराइज हुआ, हिंदुत्व के एजेंडे पर भी वोट पड़ा, तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया गया, एंटी इनकम्बेंसी थी, ये टोलाबाजी, ये मस्तानों की टोली, ये लुंगी वाहिनी, ये बाइक वाहिनी। अब इस कल्चर से पश्चिम बंगाल की जनता बाहर आना चाहती है और इसीलिए लोग इनसे नाराज थे ना, इन्हीं वजहों से नाराज थे। और दूसरा, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। अब शुभेंदु बनर्जी की अच्छी बात क्या है कि वो जो बात है साफ साफ कहते हैं। उनके नैरेटिव में इफ बट कुछ नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा के नैरेटिव में इफ या बट कुछ नहीं है। वो सीधा मियाँ मुसलमान कह के मुसलमानों को टारगेट करते हैं। जिसने नैरेटिव असल में कुछ और सामने कुछ करने की कोशिश की, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज के ज़माने में लोग सब समझते हैं। यानी प्रिटेंस बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था कि ममता जो है वो दुर्गा आंगन भी बनवाएंगी, मंदिर भी बनवाएंगी, उसके बाद नमाज अदा करने भी जाएंगी, अचानक से कोर्स करेक्शन करेंगी। तो ये हिंदुओं को भी समझ में आया और भद्रलोक के हिंदुओं को भी समझ में आया। भय के आगे भरोसे की भी जीत थी, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो छापा कहा जाता था कि 12 से 2 के बीच में हर बंगाली जो है माछ भात खा के सोने चला जाता है और उसके बाद काम करता था छापा। आपके पास पोलिंग बूथ पर लाइन नहीं नजर आती थी, लेकिन जब वोट परसेंटेज आता था तो उसमें लाइन जो नंबर से वो बड़े इन्फ्लेटेड नजर आते थे। तो छापा मुक्त चुनाव की जो बात हो रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस चुनाव में कंसीडर किया गया है। लेकिन यहां पर ये जीत बीजेपी के लिए, अगर ये जीत में कन्वर्ट होते हैं, यही ट्रेंड्स जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी होगी। और रजत जी, कोर्स करेक्शन की बात करें तो बीजेपी को भी यहां पर तारीफ होनी चाहिए कि 2021 में जो गलतियां की थी उसका बहुत फास्ट पेस के साथ कोर्स करेक्शन किया। भारी वर्सेस बंगाल इसको नहीं होने दिया, हार्ड हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व पे शिफ्ट किया। उसके कई नेता मात भात खाते भी नजर आए। देखिए, इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी और नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल की जनता से कनेक्ट,
उनकी पब्लिक मीटिंग में जिस तरह से साफ साफ बात कहते थे और जितनी चतुराई से वो अपनी बात जनता को कन्वे करते थे, उसका असर है। नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय नेता हैं, ये 2014 में 2019 में साबित हो चुका था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी लोग उन पर भरोसा करेंगे, ये उन्होंने इस बार साबित करके दिखाया।